हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद रहेगा जिनसे आपका तारुफ करवा दूं। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रोहन गुप्ता जी स्क्रीन पर मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। संजय द्विवेदी शिवसेना उद्धव गुटके यूबीटी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोहन गुप्ता, मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपके साथ ही पहले सवाल की शुरुआत करूंगी। ठीक है रोहन, जल्दी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी और मीनवाइल जैसे ही तहसीन पैच होंगे मुझे बताएंगे, आज प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 370 का मुद्दा लाकर क्या किया है? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ बढ़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 370 की बात करना कोई राज्य के चुनावों से जोड़कर देखना चाहिए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमने देखा 2-3 दिन से जो गतिविधियां हो रही है, विपक्ष का असली एजेंडा देश के सामने आ गया। ठीक है, आज जो उन्होंने कहा था कि नहीं 370 हम वापस नहीं लाएंगे, उसी डायरेक्शन में चले गए और ये तो संविधान के खिलाफ है। क्या कश्मीर के लोगों को संविधान का फायदा नहीं मिलना चाहिए? क्या कश्मीर के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? ये इंडी गठबंधन की जो षड्यंत्रकारी नीति थी वो एक्सपोज हो गई। जो एनसी का जो पूरा मैनिफेस्टो था जिसपे कांग्रेस पूरा चुनाव चुप रही 370 के बारे में, आज उन्होंने इस बार भी चुप रह के उनकी असलियत देश के सामने रख दी। पूर्णिमा जी, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो कश्मीर में 370 के बाद में जिस प्रकार की एक शांति आई, जिस प्रकार से देखा होगा कि पूरी मुख्य धारा में कश्मीर जुड़ गया, आज क्या नहीं है कश्मीर के पास। कश्मीर हमारे सर का ताज है। कश्मीर में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 80 करोड़ हजार का पैकेज हुआ, कौन से आप विशेष स्टेटस की बात कर रहे हैं? सब कुछ कश्मीर को मिल रहा है। पर विपक्ष के सत्ता में आते ही जो अराजकता कश्मीर में शुरू हुई है वो ये चीज को दिखाता है कि वो किसके एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये पूरे देश की बात है, सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि इस प्रकार के षड्यंत्रकारी नीति वाली पार्टी को एक्सपोज किया जाए। देश की जनता जाने कि जिस कश्मीर में जो शांति बहाल, बहुत मुश्किल से शांति बहाल हुई थी, उस कश्मीर में किस प्रकार से इस षड्यंत्र से शांति को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक और काउंटर आपसे रोहन मैं लेना चाहूंगी, जब ये बात आप भी जानते हैं कि इस वक्त जो भी वहां पर विधानसभा में हो रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, सब जानते हैं कि केंद्र का फैसला रहने वाला है, तो फिर क्यों उस बात को महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में माहौल बनाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है? फिर आप कहते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको चुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। चुनावी रैली में कही गई बात है तो इसको चुनाव से ही जोड़ा जाएगा ना? पूर्णिमा जी, अगर कोई मुद्दा देश से कनेक्टेड होगा, अगर किसी राज्य में चुनाव हो तो बिल्कुल बात तो करेंगे ना प्रधानमंत्री, क्यों नहीं करेंगे? आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से एक माहौल, आपने सही कहा कि जब तक केंद्र फैसला नहीं करेगा, अगर केंद्र फैसला नहीं करेगा ये तो राज्य सरकार को मालूम है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि नहीं हम लोग पागल नहीं है कि 370 के बारे में सोचेंगे, फिर भी उन्होंने हिमाकत की क्योंकि उनको मैसेज देना है, क्योंकि उनको ये मैसेज देना है कि देखिए हमारा जो एजेंडा था उस पर हम चल पड़े हैं। पूरे देश में एक मैसेज देना है, उस मैसेज के खिलाफ बात करनी जरूरी है। कश्मीरियों के अस्तित्व की बात है, कश्मीरियों के विकास की बात है, कश्मीरियों के भविष्य की बात है। इसके साथ खिलवाड़ कभी ना प्रधानमंत्री होने देंगे ना भाजपा होने देगी। ठीक है, संजय द्विवेदी जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके साथ ही नीलोफर भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, एनसी की प्रवक्ता है। नीलोफर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन उससे पहले संजय द्विवेदी जी आपके पास आते हुए, क्या ऐसा नहीं लगने लगा है आप लोगों को जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जो एक कांग्रेस का स्टैंड है, या ये कह लूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या, शायद खुद कांग्रेस को नहीं पता, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, 370 का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को। कहने का मतलब यह है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गले की फांस एज एन अलायंस पार्टनर कांग्रेस बन रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका नुकसान संभवतः आपके अलायंस को होगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं एक बात बता दूं आपसे, 370 धारा हो, भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हो, हनुमान चालीसा हो, ऐसे बहुत से सांप्रदायिक विषय हैं जो दिल्ली में उठाए जाते थे, पश्चिम बंगाल में उठाए जाते थे और जहां जहां महाराष्ट्र में उठाए जा रहे हैं। देखिए आज जनता क्या देख रही है? महंगाई, बेरोजगारी देख रही है। जनता ये देख रही है कि साहब जब सरकार नहीं गिरा पाए, सरकार नापसिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो बनी 2019 में महाविकास आघाड़ी के रूप में, तो इन्होंने सरकार ही खरीद ली, सरकार खरीद के सरकार बना ली, एनसीपी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दिया, यहाँ तक कि शिवसेना का सिंबल और शिवसेना का नाम भी ले लिया इन्होंने। लेकिन देखिए उद्धव ठाकरे जी, माननीय शरद पवार जी रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे, मसाल चुनाव चिन्ह लेके आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में दिखाया कि साहब इन विषयों से जब जनता का जिसका मतलब है
वो मतलब ये है कि हमें चाहिए रोजगार, महंगाई और इस तरह की राजनीति नहीं चाहिए जो शिवाजी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप ना हो। तो जो 370 धारा हो, अगर संजय द्विवेदी जी, एक बात थी, बताइए। मैं बस सुन लीजिए, एक मिनट हाँ, सुन लीजिए। बोलिए। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए विधानसभा के, अगर 370 धारा पूरी जम्मू कश्मीर जनता ने स्वीकार तो दे दी होती, स्वीकार कर लिया होता, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां भी बनी होती। लेकिन उन्होंने उतनी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन सरकार बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की या कांग्रेस की मिलकर सरकार बन गई, या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 37 सीटें सपा जीती, ठीक है, कांग्रेस जीती। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आप कह रहे हैं वहां पर राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, पॉइंट टेकन संजय द्विवेदी जी। लेकिन मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी हो? देखिए, ये हमारा जो विषय है, ये हम इस पे आपके यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, अभी तक आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया इसको लेकर। वो हंगामा मचा है, हल्ला मचा है, आपके अलायंस के एक पार्टनर जो आपके अलायंस को लीड कर रही है वो वहां पर सरकार बना चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और आप अभी तक इस पर चर्चा ही नहीं की आप लोगों ने। मिलते हैं तो सर क्या चाय बिस्किट खाते हैं, खत्म हो जाता है क्या मामला? 370 धारा, अब आप सुने तब तो ठीक है ना सुने तो कोई बात नहीं। 370 धारा, यह भगवान श्री राम का मंदिर ये बनना जो जरूरी है वो हुआ। अब अगर 370 धारा इन्होंने हटाई है तो कैसे इन्होंने हटाई और उन्होंने विधानसभा में कैसे पास किया, ये तो इनका विषय बन गया ना। मैं सीधा पूछ रही हूँ सवाल, मेरे सवाल को द्विवेदी साहब घुमाइए मत। बहुत सीधा, बहुत मासूम सा सवाल है मेरा द्विवेदी साहब। आप चाहते हैं 370 की वापसी हो जम्मू कश्मीर में? शिवसेना ने उस समय स्वागत किया था 370 धारा जब हटी थी, बस मैं कहता हूँ। लेकिन बात इसकी नहीं है, हमारे स्वीकार करने से या ना करने से मतलब आपने इस बात का स्वागत किया था कि 370 हटी थी। आज आप ये नहीं कह रहे हैं कि 370 वापस आना चाहिए जम्मू कश्मीर में। ये समझूं मैं इसको? अब ना इसकी ऐसे समझिए ना, इसको ये समझिए कि जो जम्मू कश्मीर सरकार बनी है वो वहाँ के संविधान में क्या है, वहाँ का संविधान नहीं है साहब, पूरे देश में एक ही संविधान है द्विवेदी साहब। शायद पूरे नहीं, सुनिए द्विवेदी साहब सुनिए, आप कान घुमा के पकड़ना चाहते हैं, मैं सीधे पकड़ रही हूँ। आप अपने बातों में घुमाइए मत अननेसेसरी। मेरा बहुत सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब दे दिया कि जब 370 हटा आपने उसका स्वागत किया, बात खत्म हो गई। तहसीन पूनावाला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तहसीन, आपका भी स्वागत करती हूँ। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आज जो 370 का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह ने यह कहा कि विपक्ष क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, असली चेहरा इनका सामने है, आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनावों में यह किसी तरीके का इंपैक्ट करेगा? दो बातों पर फोकस किया गया, 370 और संविधान। 370 जहां पर कांग्रेस इस वक्त एक कंफ्यूज स्टेट में है, संविधान वो एक मुद्दा जिसके आधार पर पूरा 2024 का चुनाव इस पार्टी ने लड़ा था। पूर्णिमा जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र की असेंबली का चुनाव है, महाराष्ट्र के राज्य के मुद्दे होंगे। अब भाजपा क्यों सारे देश की और सारी दुनिया की बात करी सिवाय महाराष्ट्र के? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में जो नौकरी का स्तर है वो गिरा है। महाराष्ट्र इस देश का सबसे पैसे वाला सूबा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स घटे हैं, वहां पर जो FDI आ रहा है वो घटा है, और ओवरऑल महाराष्ट्र की प्रोग्रेस खत्म हुई है। मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट बता दी है, और ये बहुत वरिंग साइन है क्योंकि महाराष्ट्र का 40% हमारा देश की इकॉनमी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, और वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट गिरता है तो देश की हालत ठीक नहीं होती, आर्थिक हालत। इसलिए उनको इन मुद्दों पर बात नहीं करना है, इसलिए वो इन मुद्दों पर डाइवर्ट करते हैं। पूर्णिमा जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पार्टियां महाराष्ट्र का चुनाव जीतते 370 क्या ला सकती है, निकाल सकती है? कांग्रेस बहुत स्पष्ट है 370 के मामले में। कांग्रेस का स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड यही था कि 370 जाना चाहिए था। जिस तरह से निकाला वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने उसका स्वागत किया। अब कोई भी 370 वापस नहीं ला सकता है। कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं, इंडिया अलायंस के पास मेजॉरिटी नहीं, पार्लियामेंट नहीं ला सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। ये कैसे आ सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो उस मुद्दे पर बात क्यों करना चाहती है भाजपा, के डाइवर्ट करना चाहती है? पूर्णिमा जी, आप कल जानते हैं यासीन मलिक जो एक आतंकवादी जो कॉन्विक्टेड है, कल उनकी पत्नी ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा। हैरानी की बात क्या है, मैं राहुल जी और मैं सब चेक करवाता हूँ, राहुल जी को अब तक पत्र नहीं मिला यासीन मलिक की पत्नी तक। भाजपा के सभी नेताओं को और सभी जितने भी प्रवक्ता है, मेरे भाई रोहन भाई के पास पे आ गए, यासीन मलिक
की पत्नी का पत्र आ गया। मतलब उसकी पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखती है, राहुल गांधी के पास पत्र नहीं जाता, बीजेपी के पास पत्र जाता है। क्यों? क्योंकि देश का बंटवारा करना, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। लेकिन आप कितना भी बांटने की कोशिश करोगे, वोट सिर्फ बीजेपी का कटने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की आवाम, महाराष्ट्र की जनता एक है, हिंदू हो या मुसलमान, आदमी हो या औरत, कोई भी हो, सभी लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। महाराष्ट्र में एक ही नारा चल रहा है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल और अजीत पवार टाटा बाइडेन। ठीक है।